हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि 1950 से 1990 का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो कृषि क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यदि आप में से किसी ने वो पंचवर्षीय योजना की वीडियो नहीं देखी है जाके, तो उसको देख लेना, ठीक है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे 1950 से लेके, कब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1950 से लेके 1990 के बीच हमने अपने कृषि का विकास किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरा डिटेल में समझिएगा। मैं इसकी थिकनेस को कम कर लूँ पहले, यस, और कलर भी रेड कर लेते हैं। मुझे एक बार बताइएगा, कलर रेड ठीक लगता है या ब्लू ठीक रहेगा? मेरे को लगता है रेड से ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो देखो, ब्रिटिश टाइम के पीरियड भी हमारा कोई कृषि क्षेत्र इतना तगड़ा डेवलप नहीं था, लेकिन ब्रिटिश के जाने के बाद, बोले तो आज़ादी के बाद भी हमने कोई तगड़े कृषि में विकास नहीं करा। मतलब सरकार ने योजनाएं तो बहुत चलाई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो हम इसी के अंदर वही चैप्टर पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद कृषि का क्षेत्र कैसा रहा। तो योजना काल में क्षेत्रवार विकास, कृषि क्षेत्र का विकास। तो देखो लाइन क्या लिखी हुई है। सन 1951 में देश के राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 59% था। समझ रहे हो, 1951 में अगर भारत 100 रुपये कमा रहा था, तो 100 रुपये में से 59 रुपीज़ जो था, या कह लो 60 रुपये का लगभग, वो केवल कौन दे रहा था? कृषि क्षेत्र दे रहा था। अगर मेरे से आज 2023 की पूछे तो मैं बताता हूँ कि ये है कितना, केवल 18%। मतलब टोटल अगर देश में 100 रुपये कमाए जा रहे हैं, तो आज की डेट में 18% कहाँ से आ रहा है? कृषि क्षेत्र से आ रहा है। भारत के लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि में ही आजीविका का साधन थी। अगर 4 लोग हैं देश के अंदर, तो उस 4 में से 3 लोग कहाँ काम कर रहे थे? कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई और ना ही समता रह गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र में ना तो कोई समृद्धि हुई थी और ना ही समता क्या रह गई थी, मतलब कोई सब बराबर थे। अतः नियोजकों ने कृषि क्षेत्र को विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। इवन हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से चली थी, कब तक? 1956। इसका मेन उद्देश्य जो था वो कृषि ही था। मतलब हम चाहते थे हमारा कृषि का विकास हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात आती है कृषि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर कुछ फीचर, कुछ विशेषताएं निकल के आ रही हैं कृषि की। सबसे पहला, राष्ट्रीय आय में हिस्सा। चाहे जो कृषि है छोटा हिस्सा दे या बड़ा हिस्सा दे, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई, तो वो हमारी राष्ट्रीय आय में योगदान देती है। दूसरा, कृषि आज भी देश के लगभग 40 से 45%, आज की बात कर रहा हूँ, लोगों को क्या दे रही है? रोजगार दे रही है। तो कहीं ना कहीं भले इसकी आय कम हो, लेकिन रोजगार तो दे रही है। उसके बाद उद्योग विकास के लिए आधार। उद्योगों को विकास करने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। और वो कच्चा माल कहाँ से आता है? कच्चा माल वो आता है उद्योगों से। वो कहाँ से आता है? उद्योगों से आता है, वो सॉरी कृषि से आता है। तो कृषि विकास करती है किनका? उद्योगों का। उसके बाद विदेशी व्यापार में महत्ता। इसका मतलब क्या होता है? जो कृषि का माल है वो हम अपने देश में तो बेचते हैं, जैसे गेहूं चावल कुछ भी हो गया, अपने देश में तो पूर्ति करते ही करते हैं। वही सामान हम विदेशों को भी बेचकर क्या करते हैं? विदेशी व्यापार करते हैं। और जैसे मैंने बताया, घर में बेचते हैं। तो घरेलू भोग में महत्वपूर्ण हिस्सा है किसका? हमारे घर में, हमारे देश में जितनी भी चीज़ों की जरूरत होती है, वो सारी की सारी कहाँ से आती है? इस कृषि से ही आती है। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन 1950 से लेके 1990 के बीच कुछ समस्याएं देखने को मिली कृषि की। समस्याएं क्या थी? ध्यान रखना, सामाजिक समस्याएं। हम इनको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं: सामाजिक समस्याएं, संस्थागत समस्याएं और तकनीकी समस्याएं। क्या उन कौन सी हैं? पहला जो पढ़ेंगे हम वो सामाजिक समस्याएं, दूसरा संस्थागत समस्याएं और तीसरा तकनीकी समस्याएं। सामाजिक समस्याओं की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर? सामाजिक वातावरण आसपास क्या बन रखा है। किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है तो किसी के पास ज़मीन कम है, कोई किसी को बड़ा समझ रहा है, कोई किसी को छोटा समझ रहा है, तो ये एक समस्या थी। भूमि में जनसंख्या का दबाव। भारत में जितनी जनसंख्या है उतनी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो एक समस्या ये भी है। किस चीज़ का? जनसंख्या का दबाव। दूसरा, भारत के ज़्यादातर लोग जो कृषि कर रहे हैं या किसान हैं, वो अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने की वजह से वो कृषि का व्यापारीकरण नहीं करते हैं। व्यापारीकरण क्या होता है? व्यापारीकरण का मतलब होता है जब बेचने के लिए भी फसल को उगाना, लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य था वो था निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब था अपने लिए खेती करना। दूसरा, भूमि का अवक्रमण होना, एक ये और समस्या थी। और फसलों का नुकसान होना, ये भी एक समस्या थी। भूमि भी कम होती जा रही है, प्लस फसलें भी क्या हो रही है? नुकसान हो रहा था। ये एक सामाजिक समस्या थी। संस्थागत, अगर आप किसान हैं तो आपके साथ समस्या क्या है? तो दूसरा, सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति। आपने भूमि सुधार के लिए कई सारी समस्याएं को दूर करने के लिए आपने योजना तो बनाई, लेकिन उनमें कोई खास सुधार हुआ नहीं। दूसरा, लोग उधार कहाँ से ले?
अगर आपको अभी खेती करनी है, बिजली, पानी, बीज सब चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, समस्या थी। तो साख व बाजार की एक समस्या थी। लोग लाला, महाजन, जमींदार इनसे लेते थे, जिन पर ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। दूसरा, जोतों का आकार, जोत मतलब खेत है, कोई खेत बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कोई खेत थोड़ा छोटा है, कहीं खेत एक बहुत दूर है तो कहीं एक पास में है। आधा सामान तो उसका आने जाने में बीत जाएगा। मान लो एक खेत ये है, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। अब वो खेती करेगा या यहाँ पर जाकर चक्कर लगाएगा। एक समस्या ये भी थी, दैट इज कॉल्ड संस्थागत समस्याएं। तकनीकी समस्याएं की थी भारत में। सबसे पहले तो हमारी जो उत्पादन की तकनीक थी वो बहुत पुरानी थी। सिंचाई के लिए कोई साधन परमानेंट उपलब्ध नहीं थे और फसलों का अनुकरण नहीं हो पा रहा था। तो इनको दूर करने के लिए 1950 से 1990 के बीच हमने कृषि नीति लेके आए, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें सुधार किए। सबसे पहले भूमि सुधार किए। भूमि सुधार में क्या करा, मध्यस्थों का उन्मूलन किया। किसान और उपभोक्ता के बीच कई सारे लोग हैं, जो होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, और भी कई सारे होते हैं, व्यापारी वर्ग हो गए, उनको हटाकर कोशिश की गई जितना ज़्यादा हो सके बीच में से बिचौलियों को हटाकर मध्यस्थों को हटाया जाए, जिससे उत्पादन क्या हो सके, बढ़ सके। दूसरा था, जब किसी की जमीन है और वो जमीन पर काम करने का क्या कर रहा है, रेंट ले रहा है, तो ऐसा होता था कई बार वो रेंट बहुत ज़्यादा ले रहे थे। तो उस रेंट को कम करने के लिए उन लगान को क्या किया गया, नियमन किया गया, लगान फिक्स किया गया कि आप 1/3 से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते। अगर फसल का एग्जाम्पल 30,000 रुपये की फसल हुई है तो जिसकी ज़मीन है वो केवल इसका 1/3 ले सकता है, जो कि हो गया कितना, 10,000 रुपये। 20,000 रुपये कौन रखेगा, जिसने वो फसल उगाई है वो रखेगा। एक ये वाली समस्या थी, ठीक है, जो ठीक की गई। जोतों की चकबंदी, ये इंपॉर्टेंट है। चकबंदी का मतलब क्या होता है, यदि आपकी ज़मीन 4 जगह बटी हुई है, 3-4 जगह जो भी है, तो वो ज़मीन कौन ले लेगी, सरकार ले लेगी, और उतनी ही ज़मीन एक जगह पे अलॉट कर देगी, उतनी सारी ज़मीन। तो जब बिखरी हुई ज़मीनें सरकार लेना और उसकी जगह पे एक स्थान पे आपको सारी ज़मीन देना, दैट इज कॉल्ड चकबंदी। नेक्स्ट, सहकारी खेती, साथ में मिलकर खेती, ताकि आप जब सारे लोग मिलकर खेती करेंगे तो आप क्या करेंगे, मोल भाव कर पाएंगे। किससे, व्यापारी वर्ग से। किसके लिए, अपने बीज के लिए। और जब आप अपनी फसल बेचने भी जाओ तो भी उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। तकनीक में क्या सुधार किया, सबसे पहले हमने नई तरह के HYV सीड्स यूज करे, जो कम बीजों में ज्यादा प्रोडक्शन करते थे। दूसरा, हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया सुधार करने के लिए। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया ताकि कीड़े ना लगे। तो ये हमने तकनीकी सुधार करे कृषि में। सामान्य सुधार क्या थे, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया ताकि किसानों को पानी मिल सके। नहरों का निर्माण करा गया, ट्यूबवेल का निर्माण किया ताकि वो अपनी फसल को क्या दे सके, पानी दे सके। सरकार ने कई सारे सरकारी बैंक खोले, सरकार ने कई सारी ग्रामीण बैंक खोले ताकि लोगों को क्या मिल सके, संस्थागत साख मिल सके, बजाय उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पास, जमींदार के पास या लाला के पास जाना पड़े जो वो इन्हें ब्याज ज़्यादा दे रहा था, दे नहीं रहा था, ले रहा था। और कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार किया गया। कृषि विपणन का मतलब होता है फसल के बनने से लेके बिकने तक का जो भी प्रोसेस है उसको बोलते हैं कृषि विपणन। तो अब अगर आपको लगता है आपकी फसल नहीं बिक रही अभी या अच्छा रेट नहीं मिल रहा था, उसे स्टोर कर सकते थे। तो भंडारण की सुविधा, ग्रेडिंग की सुविधा और कई सारी चीज़ें करी गई कृषि विपणन में, ये भी सुधार किए गए। और दूसरा, कृषि मूल्य नीति, जिसे आप MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने एक और चीज़ बोल दी कि आपकी फसल जो उगाना है उगाओ, अगर आपकी फसल को कोई नहीं खरीद रहा तो मेरे पास ले आना, मैं एक रेट पे खरीद लूंगा, मिनिमम रेट पे, जिसे बोला गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्या हुआ, किसान के दिमाग में से एक डर निकल गया कि अगर मेरी फसल कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार तो खरीद ही लेगी। तो इस हिसाब से उन्होंने सुधार किए। अब इंपॉर्टेंट सुधार जो हुए थे वो हरित क्रांति से। हरित क्रांति मैंने आपको बताया था 1965 में आत्मनिर्भरता वाली कहानी सुनाई थी। उसके बाद हमने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चालू करी। तो लगभग मेरे से पूछो तो 1965 या 66 के बाद ये चालू हुई। हरित क्रांति में हम क्या करना चाहते थे, अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते थे खाद्यान्न का। तो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य, जो 60s था ना, उसके मध्य कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि और जो ऊंची उपज वाले बीज है बोले तो HYV सीड्स थे, उनका प्रयोग करके तथा रासायनिक खाद का प्रयोग करके हमें उत्पादन बढ़ाना था। तो हरित क्रांति की 2 अवस्थाएं हैं, 1960 के मध्य से लेकर 70 के मध्य तक और 70 के मध्य से लेकर 80 के मध्य तक। तो पहली अवस्था ये थी चरण और दूसरी अवस्था ये थी। तो ध्यान रखना, हरित क्रांति की 2 अवस्थाएं थी। हरित क्रांति में क्या किया गया, हमने सबसे पहले तो HYV सीड्स का प्रयोग करा गया ताकि उत्पादन बढ़ सके। ये ऐसे बीज थे जो कम बीजों में ज्यादा उत्पादन करते थे। खाद, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया ताकि कम खाद में पैदावार ज्यादा हो। सिंचाई के लिए सुविधाएं दी गई।
कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, मशीनों का, कृषि यंत्रीकरण का मतलब होता है मशीनों का प्रयोग करना। मशीनों का प्रयोग करने से कम समय में उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हमने ये भी किया। अब हरित क्रांति से हमें देखने को क्या मिला, क्या इफेक्ट पड़ा? देखो, इससे हमारा फायदा हुआ, हमारी फसल बचने लग गई, अपने घर के प्रयोग के बाद निर्वाह कृषि ना करके व्यापारीकरण हुआ, अपने घर के बाद भी हमारे पास कृषि का उत्पादन बचने लग गया, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक इकट्ठे हो गए, निम्न आय वर्गों का लाभ हुआ और खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत क्या बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। अब भारत किसी पर गेहूं चावल के लिए निर्भर नहीं था, किसी देश के लिए। लेकिन जहां पे अच्छी बातें हुई वहीं पर कुछ बेकार बातें भी देखने को मिली। हरित क्रांति के अंदर कुछ सीमाएं देखने को मिली या कुछ कमियां देखने को मिली। क्यों? हरित क्रांति करी लेकिन 2-3 फसलों पर ही प्रभाव पड़ा, गेहूं, मक्का और धान, चावल बोलते से। बाकी फसलों पे उत्पादन में कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। ऐसे ही क्या सारे क्षेत्रों का बराबर विकास हुआ? नहीं। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि कुछ राज्यों तक ही ये सीमित था, बाकी कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर हरित क्रांति का कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला। किसानों में असमानता हो, आर्थिक क्षमता में गिरावट। देखो, एक्चुअली बीज थे, खाद थी, या जो भी था, उर्वरक थे, रासायनिक खाद थी, वो पैसे से लेनी पड़ रही थी। तो जो महंगे या कह लो बड़े किसान थे उनको तो ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फ़ायदा कमाया, लेकिन जो छोटा किसान था वो इनको अफोर्ड ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से किसानों के बीच भी क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक अमीर किसान और एक गरीब किसान। सीमित आय तक प्रभावी तथा परिपक्वता समाप्ति की ओर, एक ये भी एक समस्या थी, सबके लिए नहीं था, सीमित समय के लिए ही इसको किया जा सकता था। और मनात्मक वृद्धि परंतु गुणवत्ता व पोषण गुणवत्ता में गिरावट। नॉर्मली क्या हुआ, आपको उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन अब जब रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो कैसे कह सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता बड़ी किस्म की, उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन गुणवत्ता नहीं बढ़ी। तो एक समस्या हरित क्रांति की ये थी। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सरकार ने किसानों को बिजली, पानी, खाद, रासायनिक खाद, उर्वरक, इन पर ना अगर कोई चीज़ 100 रुपये की आ रही है तो वो उन्हें कह रही है कि ठीक है आप 50 रुपये पे कर दो, 50 रुपये हम पे कर देंगे। तो 50 रुपये की उन्हें क्या दी जा रही है, आर्थिक सहायता दी जा रही है। दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि दी जानी चाहिए, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, क्या है समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, बच्चा लोग फटाफट जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जस्ट बिकॉज अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, वीडियो कब चल रही है या वीडियो लेक्चर कब आएंगे, नोट्स कैसे मिलेंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अदरवाइज आप मुझे क्या कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, नोट्स वैसे इस वेबसाइट पे मिलते हैं imtopper.com पे, याद रखना, फटाफट फॉलो कर लो। नाउ, तो आर्थिक सहायता की मैं बात कर रहा था, तो आर्थिक सहायता देखो क्या होता है, कृषि सब्सिडी से तात्पर्य सहायता से है, किसानों को मिलने वाली सहायता से है। दूसरे शब्दों में बाजार दर से कम दर पर किसानों को कुछ आगत मतलब होता है कच्चे माल की पूर्ति कराना। मैंने बताया ना, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उन्हें 50 रुपये में दिलवाना, एग्जाम्पल के लिए, वो है आर्थिक सहायता। अब कुछ लोग इसके सपोर्ट में हो सकते हैं, तो तर्क में जो कह रहे हैं कि हाँ देनी चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, भारत में अधिकांश किसान आज भी गरीब है, तो सब्सिडी के बिना वो कच्चे माल को खरीद या खाद को खरीद नहीं सकते। आर्थिक सहायता समाप्त करने से अमीर और गरीबों के बीच क्या हो जाएगी, असमानता बढ़ जाएगी। ये तर्क में है। विपक्ष में कौन है जो कह रहे हैं नहीं देनी चाहिए? उच्च पैदावार देने वाली तकनीक मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला, अतः कृषि में सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार कृषि में सब्सिडी दे रही है तो केवल उसका फायदा कौन उठा रहा है, अमीर उठा रहा है। एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों को व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा देती है। जब आपको लगता है कि बंदा उत्पादन करने लग गया है, उसकी पैदावार बढ़ गई है, तो आप उस किसान को तो देने की जरूरत नहीं है, तो यस, फिर वो क्या होगा, अपने संसाधनों को, अपने पैसे की बर्बादी एक तरह से। तो अगर आप पक्ष में पूछे तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, विपक्ष में पूछे तो आप ये वाले पॉइंट पूछेंगे। ठीक है, इस वाली वीडियो में मैंने आपके साथ कौन सा टॉपिक डिस्कस करा है बेटा, ये कृषि क्षेत्र का विकास डिस्कस किया है। अगली क्लास में मैं आपके साथ इसी 1950 से 1990 के बीच का औद्योगिकरण क्या था, औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाइम, बाय बाय।